हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 12 की एनसीईआरटी फाइन आर्ट्स की किताब चल रही है। आज आपका इसी क्रम में चैप्टर नंबर 8 है। यहां पर हम लोग भारत की जीवंत कला परंपराएं अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज के अध्याय में हम लोग भारत की लोक चित्रकारी की परंपरा के बारे में जानेंगे। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत में चित्रकारी की परंपरा का एक प्राचीन इतिहास रहा है। हमें भारत में उत्तर पुरा पाषाण काल से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता में, इसके अलावा अजंता और एलोरा की गुफाओं में चित्रकारी के प्रमाण देखने को मिलते हैं। हमारे यहाँ चित्रकारी की परंपरा न केवल राजमहलों में बल्कि स्थानीय स्तरों पर भी समृद्ध रही है। हमारे यहाँ जो हमारा ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण परिवेश में विशिष्ट अवसरों में वैवाहिक अवसर हों, अनुष्ठान वगैरह हों या फिर कोई त्यौहार हो, तो वहाँ पर लोक चित्रकारी की परंपरा आज भी मौजूद है। बाद के समय में शासकों ने इन चित्रकारों को प्रश्रय दिया है, आश्रय दिया है। और जब अंग्रेजी शासन स्थापित हो गया है, तो अंग्रेजी शासन स्थापित होने के बाद हमारे यहाँ कला विद्यालयों की नींव भी रखी गई है। तो हम लोग ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि जो चित्रकार थे वो किसी स्कूल से पढ़कर आए हों या फिर किसी विशिष्ट व्यक्ति ने उन्हें प्रशिक्षण दिया हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चित्रकारों ने जो भी प्रशिक्षण प्राप्त किया था वो वंशानुगत किया था, यानी कि अपने घर में ही अपने पूर्वजों से वो प्रशिक्षण प्राप्त किया था और उसी आधार पर उन्होंने चित्रकारी को सीखा था। और बाद के समय में शासकों ने या फिर कह सकते हैं जो कला स्कूलों ने उनके प्रशिक्षण को और ज़्यादा परिमार्जित किया। तो यहाँ पर आज हम इसी परंपरा को देखते हुए हम भारत की जो स्वदेशी परंपरा है, जिसको हम लोक चित्रकारी की परंपरा कहते हैं, उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित लोक चित्रकारी की परंपराओं का यहाँ पर अध्ययन किया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन सी परंपराएं यहाँ चल रही हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मिथिला कला की बात की गई है। देखिए, मिथिला कला को मधुबनी पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है और मिथिला का संबंध, ऐसा माना जाता है कि मिथिला का संबंध राजा जनक से है। मिथिला का प्राचीन नाम विदेह था और वर्तमान में यह जिला मधुबनी में पड़ता है। तो जिला मधुबनी के नाम पर इसे मधुबनी चित्रकला या मधुबनी पेंटिंग भी कहा जाता है। इसकी विशेषता बताई गई है कि इस क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं औपचारिक अवसरों पर, औपचारिक अवसर मतलब जिनमें वैवाहिक अवसर हो या फिर कोई अनुष्ठान हो या कोई त्यौहार हो, तो औपचारिक अवसरों पर अपने मिट्टी के घरों की दीवारों पर आकृतियों से अलंकरण करती हैं। इस क्षेत्र के लोग इस कला की उत्पत्ति का समय राजकुमारी सीता और भगवान राम के विवाह से मानते हैं। यहाँ की विशेषता बताई गई है। चमकीले रंगों की विशेषता वाले इन चित्रों को मुख्य रूप से घर के 3 क्षेत्रों में चित्रित किया जाता है। बताया गया है कि केंद्रीय या बाहरी आंगन, फिर घर का पूर्वी भाग जो कि कुल देवी का निवास स्थान होता है, और एंड में एक कमरा होता है जो कि दक्षिणी भाग में स्थित होता है। तो यहाँ पर एक चित्रकारी की जाती है। देखिए, जो कमरा है ये दक्षिणी कमरा है। तो दक्षिणी कमरे में विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित देवता के चित्र का चित्रण किया जाता है। यानी यहाँ पर कह सकते हैं बहुत ज्यादा चित्रकारी की जाती है। पशु या महिलाओं का काम करते हुए छवियों को, जैसे कि पानी के बर्तन ले जाती हुई, सूप से अनाज साफ करती हुई इत्यादि को, जो बाहरी या केंद्रीय प्रांगण है इसमें चित्रित किया जाता है। भीतर का बरामदा, तो भीतर के बरामदे में यानी पारिवारिक देवस्थान या फिर जो गोसाई का स्थान है, वहां पर गृह देवता और कुल देवता का चित्रण किया जाता है। सबसे ज्यादा असाधारण और रंगीन चित्रण जो है घर के उस हिस्से में किया जाता है जिसे हम लोग कोहबर घर या फिर भीतरी कमरा के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य देवता है उसके संबंधित जो भी उनके अस्त्र शस्त्र हैं या फिर उनकी जो भी चित्रकारी है इसी में की जाती है और सबसे विशिष्ट चित्रकारी इसी कमरे में की जाती है। अब देखिए, यहाँ के विषयों की बात की गई है। तो यहाँ के विषयों में एक तो यहाँ के स्थानीय जो भी देवता हैं उनके चित्र बनाए जाते हैं। इसके अलावा अन्य विषयों में यहाँ पर भागवत पुराण, रामायण, शिव पार्वती की कहानियां, दुर्गा, काली और राधा कृष्ण की जो रासलीला के प्रसंग हैं ये भी चित्रित किए जाते हैं। सबसे खास बात क्या है कि सबसे खास बात यह है कि मिथिला के जो कलाकार हैं उनको खाली स्थान पसंद नहीं है। यानी अपने चित्र में कोई भी जगह खाली न छूट जाए, पूरा का पूरा चित्र चित्रकारी से भर देते हैं। वे सभी स्थानों को पक्षियों, फूलों, जानवरों, मछली, सांप, सूर्य और चंद्रमा जैसी जो प्रकृति के तत्व हैं उनसे अंकित करते हैं। यहाँ चित्रकारी बनाई कैसे जाती है? महिलाएं जो है बांस की टहनियों में कपास, चावल का भूसा या रेशों को लगाकर चित्रण करती हैं। और ये पूर्व काल में ये खनिज, पत्थर और जैविक सामग्री जैसे कि फालसा, कुसुम के फूल, बिल्व के पत्ते, काजल, हल्दी आदि से ये लोग रंग बनाती थी और इनसे चित्र ही बनाए जाते थे। इसके बाद है वर्ली चित्रकला या फिर वर्ली पेंटिंग। वर्ली समुदाय के बारे में बताया गया कि वर्ली समुदाय उत्तरी महाराष्ट्र के पश्चिमी तट के आसपास उत्तरी सह्याद्री क्षेत्र में विशाल संख्या में निवास करते हैं और ये जो क्षेत्र है ये ठाणे जिले में पड़ता है।
देखिए वर्ली जो है समुदाय भी है, वर्ली एक जनजातीय समुदाय है, तो वर्ली जनजातीय समुदाय के द्वारा पेंटिंग ये बनाई जाती है, इसी वजह से इसको वर्ली चित्रकला कहा जाता है। यहाँ पर विवाहित महिलाएं विशेष अवसरों पर चौक नामक चित्रांकन बनाती हैं। चौक यानी कि जमीन वगैरह पर या फिर जो दीवारों पर ये चौक बनाया जाता है। यह शादी, प्रजनन, फसल और बुवाई कटाई के रीति रिवाजों से संबंधित है। चौक जो है देवी माँ पालघाट की आकृति पर आधारित होती है, जिसे मुख्य रूप से प्रजनन की देवी के रूप में जाना जाता है, पूजा जाता है। और जो पालघाट देवी हैं ये मकई की देवी हैं, जो मकई की देवी कंसारी का प्रतिनिधित्व करती हैं। मकई मतलब मक्का की देवी कंसारी, उनका प्रतिनिधित्व ये करती हैं। वर्ली चित्रकार अपने आसपास रोजमर्रा के जो क्रियाकलाप में, जैसे मुंबई का जीवन है, चलती बसें हैं, मछली पकड़ना, खेती, पौराणिक कहानियों के जो किरदार हैं, नृत्य इत्यादि, इन सब का चित्रण ये लोग करते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे वर्ली पेंटिंग यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ पर चित्रों को बनाने के लिए कौन कौन से सामग्री का इस्तेमाल होता है, तो बताया गया कि पारंपरिक रूप से चावल के आटे से अपने घरों के भूरंगों के दीवारों पर चित्र किया जाता है। ये चावल के आटे से चित्र बनाए जाते हैं। एक बांस की छड़ी के एक सिरे को चबाकर तूलिका के रूप में, ब्रश के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद है गौंड चित्रकला या गौंड चित्रकारी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, गौंड एक जनजातीय समुदाय है जो आपके मध्य भारत में निवास करता है। तो मध्य प्रदेश के जो गौंड जनजाति के लोग हैं, तो उनकी ये लोक कला है। और ये जो गौंड जनजाति के लोग हैं, ये प्रकृति की पूजा करते हैं। इसके अलावा मंडला के गौंड और इसके आसपास के क्षेत्रों में जानवरों, मनुष्यों और वनस्पतियों के रंगीन चित्रों का चित्रण किया जाता है। ज्यामिति आकार के धार्मिक चित्रों को झोपड़ियों की दीवारों पर चित्रित किया जाता है। और चित्रों में कृष्ण को गायों और गोपियों से घिरा हुआ चित्रित किया जाता है। ये गौंड चित्रकला की खासियत बताई गई है। इसके बाद है पिठोरो चित्रकला। देखिए पिठोरो चित्रकला जो है गुजरात में और एमपी में प्रचलित है। तो गुजरात में पंचमहल क्षेत्र के राठवा भीलों और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में झाबुआ में चित्रित चित्रों को घरों की दीवारों पर या फिर विशेष अवसर या फिर धन्यवाद उत्सवों पर चित्रित इन्हें किया जाता है। ये बड़े भित्तिचित्र हैं जहां पंक्तियों में कई भव्य रंगीन देवताओं को घोड़ों पर सवार दर्शाया गया है। सबसे ऊपर यानी आप देख पा रहे सबसे ऊपर जो है यहाँ पर घुड़सवार देवताओं का खंड है। यहाँ पर स्वर्गीय निकायों और पौराणिक प्राणियों की दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। यानी यहाँ पर माना जाता है कि ये सब जो है सबसे प्रमुख देवता हैं, जो कि सबसे ऊपरी खंड में यहाँ पर चित्रित किए जाते हैं। इसके नीचे यहाँ पर एक अलंकृत लहराती रेखा है, जिसको ये निचले खंड से इसको अलग करती है। जहाँ पर पिठोरों की शादी की बारात, जिसमें गौड़ देवता, शादी की बारात में गौड़ देवता यानी कम पूजनीय देवता, राजा, देवी इत्यादि को पृथ्वी के साथ दर्शाया जाता है। यानी ऊपर जो है यहाँ पर ये सब स्वर्ग के देवता दिखाए गए हैं और नीचे जो है पृथ्वी पर रहने वाले जो भी गौड़ देवता हैं, राजा रानी हैं या फिर अन्य जो लोग हैं वो दर्शाए जाते हैं। इसके बाद है पट चित्रकला। देखिए चित्रकला का एक और रूप पट चित्र है, जिसे कपड़े पर, ताड़ के पत्ते या फिर कागज पर चित्रित किया जाता है। और यह देश के विभिन्न हिस्सों यानी विशेष रूप से पश्चिम में गुजरात और राजस्थान और पूर्व में उड़ीसा और बंगाल में प्रचलित कला का रूप है। इसे पट, पच्चीसी, फड़ आदि के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि पट चित्रकला को पट चित्रकला, पच्चीसी चित्रकला या फड़ चित्रकला के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो सबसे पहले बंगाल से स्टार्ट करते हैं। देखिए बंगाल के जो पट होते हैं, तो बंगाल के पट में कपड़े पर चित्रकारी होती है, कपड़े का पट होता है उस पर चित्रकारी होती है। और कपड़े की जो चित्रकारी है ये बंगाल के क्षेत्रों में कहानी कहने का कार्य करती है। यहाँ पर चित्र जो है लंबवत कैलेंडर के आकार में चित्रित किए जाते हैं। ये लंबवत चित्रित पट पटुआ कलाकार द्वारा पट चित्रकला में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कैलेंडर होता है लंबा सा, उसी तरह का यहाँ पर पट चित्र बनाया जाता है। पटुआ मतलब यहाँ जो चित्रकारी करने वाला व्यक्ति उसको पटुआ कहा जाता है। पटुआ मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के मिदनापुर, बीरभूमि और बांकुरा क्षेत्रों के आसपास, इसके अलावा बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में बसे समुदायों से संबंधित व्यक्ति हैं जो कि चित्रकारी को बनाते हैं। पट चित्रण और रखरखाव यानी उनका वंशानुगत पेशा है। यानी पटुआओं का यानी चित्रकारों का यहाँ पर काम क्या है, एक तो पट चित्रकारी करना और उनको संभाल कर रखना। ये क्या करते हैं, गांव गांव में घूमते हैं, चित्रों को प्रसिद्ध करते हैं और चित्रों में जो भी चित्र बने हुए हैं उनके आधार पर उनके आख्यानों को गाते हैं, उनकी कहानियों को बताते हैं। तो इस आधार पर इन्हें जो भी लोग अपने स्वेच्छा से धन देना चाहते हैं उन्हें देते हैं। तो ये इनका यहाँ पर एक पारंपरिक पेशा माना जाता है। बंगाल के पट की बात तो कर ली, अब पुरी के पट या चित्रकला की बात करते हैं। तो पुरी पट या चित्रकला ये मंदिरों का शहर पुरी, ओडिशा की विख्यात एक लोक कला है। इसमें शुरुआत में मुख्यतः पट पर चित्रण किया जाता है, लेकिन अब
कागज पर भी चित्रण किया जाता है। यानी स्टार्टिंग में यहाँ पर कपड़े के पट पर चित्रण होता था, लेकिन अब कागज पर भी चित्रण हो रहा है। इसमें विभिन्न विषयों का चित्रण किया जाता है, जैसे कि जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के जो दैनिक और विशेष अवसरों की वेशभूषा है उनका, इसके अलावा मंदिरों के आसपास के जो त्योहार वगैरह हैं या फिर अन्य जो विशिष्ट अनुष्ठान हैं उनका चित्रण यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पे पटचित्रों को बनाने की विधि बताई गई है कि पटचित्रों को सूती कपड़े की छोटी छोटी पट्टियों या टुकड़ों पर किया जाता है, जिसे मुलायम सफेद पत्थर के चूरन और इमली के बीजों से बने गोंद के साथ कपड़े की सतह द्वारा तैयार किया जाता है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले किनारों की बनाने की प्रथा है। सबसे पहले जो बॉर्डर है, बॉर्डर को तैयार किया जाता है। सीधे तुलिका के उपयोग से आकृतियों की संरचना की जाती है और सपाट रंग भरे जाते हैं। यानी सबसे सीधे सीधे जो तुलिका है, ब्रश, यानी कहने का मतलब ये पहले यहाँ पे रेखांकन नहीं होता है, डायरेक्ट ब्रश से ही यहाँ पे पेंटिंग स्टार्ट कर देते हैं। आमतौर पर सफेद, काला, पीला और लाल रंगों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। चित्र के पूरे होने के बाद चित्र को कोयले की आग के ऊपर रखा जाता है और सतह पर लाह का मतलब जो लाख होती है, लखौरी जो होती है, देखा होगा आपने, लिफाफा वगैरह जो बंद करते हैं उसको सील करते हैं, उसमें लाख का इस्तेमाल होता है। जो लाल रंग का आपने देखा होगा, गर्म करने पर लाल लाल पिघल जाता है, वो लाख होता है। तो इसकी सतह पर लाह को लगाया जाता है, जिससे चित्र पानी प्रतिरोधी और चमक और ज्यादा इसमें उत्पन्न हो जाती है। यहाँ के जो रंग हैं वो जैविक और स्थानीय रूप से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे काला रंग को दीप से, यानी दीपक की जो कालिमा होती है उससे, पीला और लाल रंग को क्रम से हरिताली और हिंगल पत्थर से, सफेद रंग जो है संग के चूड़ से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ताड़ की जो पटचित्र हैं, ताड़ की जो पांडुलिपियां, उनकी बात बताई गई है कि ताड़ की पांडुलिपियों को एक विशेष प्रकार के ताड़, जिसे खड़ ताड़ के नाम से जाना जाता है, इस पर चित्रित किया जाता है। अब देखिए, ताड़ वाले जो पटचित्र होते हैं उन पर ब्रश से चित्रण नहीं किया जाता है, तुलिका से चित्रण नहीं किया जाता है, बल्कि एक लोहे की कलम से आकृतियों को उकेरा जाता है, फिर इसमें स्याही से रंग भरा जाता है और कभी कभी इनमें रंगों को भी भरा जाता है। यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पर जो ताड़पत्र वाले जो पटचित्र होते हैं उनमें तुलिका यानी कि ब्रश से चित्रण नहीं होता है, बल्कि लोहे की कलम से आकृतियों को उसमें पहले उकेरते हैं, फिर बाद में स्याही से उसमें रंग भर देते हैं और कभी कभी इन्हें ब्रश से भी रंग बाद में भर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर पटचित्रकला में ही यहाँ पर राजस्थान की जो फड़ लोक कला है या फड़ चित्रकला है उसके बारे में बताया गया है कि फड़ यहाँ पर लंबे क्षैतिज कपड़े के पटचित्र होते हैं। इस पर भीलवाड़ा क्षेत्र के आसपास रहने वाले समुदाय के लोग लोक देवता का चित्रण यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर राजस्थान की जो फड़ लोक कला है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, पशुधन को सुरक्षित करना। यानी कि यहाँ पर जो भी देवता चित्रित किए जाते हैं उनका मुख्य उद्देश्य जो यहाँ के स्थानीय पशुधन है उसको सुरक्षित करना है। फड़ पर देवताओं के साथ उन बहादुर वीरों का भी चित्रण किया जाता है जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर मवेशियों को लुटेरों से बचाया है, और इन वीरों को भूमिया कहा जाता है। यानी कि जो फड़ पर जो देवता होते हैं, देवताओं के अलावा और जो अन्य बहादुर लोग हैं जिन्होंने यहाँ के स्थानीय पशुओं को बचाया है, उन स्थानीय बहादुर लोगों को जो है भूमिया कहा जाता है। तो भूमिया में यहाँ पर गोगा जी का नाम आपने सुना होगा, गोगा जी महाराज, गोगा जी, जेजा जी, देवनारायण, रामदेव जी और पाबू जी की व्यापक पंथ की परंपरा का राबरिया, गुर्जर, मेघवाल, रैगर और अन्य समुदाय के लोग अनुसरण करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ये सभी जो यहाँ के भूमिया हैं, यहाँ के मुख्य देवता भी बोले जाते हैं या फिर उनको भूमिया कहा जाता है। तो ये यहाँ के कुछ समाज हैं, जैसे राबरिया समाज है, गुर्जर है, मेघवाल है, रैगर, इन समुदाय के लोग इनका अनुसरण करते हैं। इन भूमियाओं की वीरतापूर्ण कहानियों को फड़ पर दर्शाते हैं और इन भूमियाओं की कहानी को जो यहाँ पर रात भर चलने वाला प्रदर्शन है जिसको भोपा कहा जाता है, भोपों रात भर चलने वाले कथा प्रदर्शनों में इन नायक देवताओं से जुड़े भक्ति गीत गाते हैं। भोपा यानी कि वो व्यक्ति हैं जो कि इनसे संबंधित जो फड़ चित्र होते हैं उनसे संबंधित कहानियों को, चित्रों को रात भर गीतों के माध्यम से गाते हैं। रात को क्या करते हैं, दीपक की सहायता से, जैसे जो मान लीजिए फड़ चित्र है, फड़ चित्र में ना कोई स्थान हाईलाइट करना है तो पीछे दीपक ले जाते हैं उसी के पीछे, जिससे पता चल जाता है कि इस किरदार के बारे में अब बात हो रही है। तो ऐसे करके जो ये व्यक्ति हैं भोपा, इनकी कहानियों को यहाँ पर सुनाते हैं। देखिए, भोपा जैसे चारण भाट होते हैं उसी तरह के भोपा होते हैं। भोपा यहाँ पर कहानियों को सुनाने वाले व्यक्ति हैं। भोपा और उसका साथी रावण हत्ता और बीड़ा जैसे वाद्य यंत्रों के साथ इसको प्रस्तुत करते हैं और गायन की ख्याल शैली को गान करते हैं। इन ख्याल शैली में इनका गायन किया जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो फड़ चित्र हैं इनको भोपों के द्वारा चित्रित नहीं किया जाता है। भोपा तो केवल कहानी कहने वाले लोग हैं, जैसे कहानी स्टोरी टेलर लोग हैं। इनको चित्रित करने के जो लोग हैं, यानी इन्हें पारंपरिक रूप से जोशीस नामक एक जाति के द्वारा चित्रित किया जाता है, जो राजस्थान के राजाओं के दरबार में चित्रकार होते थे। यानी यहाँ पर एक जोशीस नामक एक जाति है, उसके द्वारा इन्हें चित्रित किया जाता है, जबकि इनकी कहानियों को गाने वाले लोग जो हैं उनको भोपा कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
अब देखिए इसके बाद यहां पर आ जाती है मूर्तिकला की परंपरा। तो मूर्तिकला की परंपरा में मिट्टी की मूर्तियां, धातु और पत्थर से बनी मूर्तियां, ये सब हमारे यहाँ बनती आ रही हैं। यहां पर एक है डोकरा कास्टिंग। तो लोकप्रिय मूर्तिकला परंपरा में कांच की ढलाई या फिर इसको सिरे पेड़दू तकनीक, इससे ये बनाई जाती हैं। सिरे पेड़दू के बारे में पहले ही बता चुके हैं। पहले एक मोम के आकार की आकृति तैयार करते हैं, मोम के आधार का एक ढांचा तैयार करते हैं, बाद में उस पर जो गीली मिट्टी का लेप चढ़ा देते हैं। जब मिट्टी सूख जाती है तो बाद में क्या करते हैं, उसमें छेद करके उसको किसी आग पर गर्म करते हैं, जिससे कि उसके अंदर जो मोम होता है पिघलकर बाहर निकल जाता है और अंदर एक सांचा क्रिएट हो जाता है। बाद में उसी छेद से उसमें धातु डाल दी जाती है, तो ऐसे करके मूर्ति तैयार हो जाती है। तो ये जो डोकरा तकनीक है, डोकरा तकनीक बेसिकली जो आपकी कांस्य धातु की तकनीक है, कांस्य ढलाई की तकनीक है, सिरे पेड़दू सेम वही तकनीक है। डोकरा या धातु की जो मूर्तियां हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर, एमपी के कुछ हिस्सों, ओडिशा और वेस्ट बंगाल के मिदनापुर के सबसे प्रमुख धातु शिल्पों में से एक है। बस्तर के धातु कारीगरों को गढ़वा कहा जाता है। गढ़वा का मतलब आकार देने वाला या फिर किसी चीज को बनाने वाला। तो बस्तर के जो धातु कारीगर हैं, यानी छत्तीसगढ़ के जो बस्तर के धातु कारीगर हैं, उनको गढ़वा कहा जाता है। परंपरागत रूप से जो गढ़वा कारीगर हैं, ग्रामीणों के दैनिक उपयोग के बर्तनों की आपूर्ति के अलावा आभूषण, स्थानीय रूप से प्रतिष्ठित देवताओं की मूर्ति और मन्नत के चढ़ावा में सांप, हाथी, घोड़े, अनुष्ठान के बर्तन, इन सब का निर्माण करते हैं। लेकिन समय के साथ साथ कहते हैं ना कि लोगों की जरूरतों में परिवर्तन हो जाता है। तो समय के साथ साथ इन लोगों ने जो अपने पारंपरिक जो निर्माण सामग्री थी, पारंपरिक जो इनके जो निर्माण कार्य थे, उनको छोड़कर कुछ विशिष्ट चीजों का निर्माण भी किया। तो विशिष्ट चीजों के निर्माण में इन्होंने बाद में सजावटी वस्तुओं का निर्माण भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद है मृड मूर्ति, यानी मिट्टी की मूर्तियां। मिट्टी की मूर्ति बनाने की परंपरा हमारे यहाँ काफी प्राचीन है। हमें सिंधु घाटी सभ्यता में भी मृड मूर्तियां हमें मिली थी, यानी जो माँ तारका की जो प्रतिमा है वो सबसे ज्यादा प्राचीन प्रतिमा भारत में मानी जाती है। तो मिट्टी की जो मूर्तियां हैं आमतौर पर कुम्हारों के द्वारा बनाए गए मृड मूर्ति मन्नत की पूर्ति पर स्थानीय देवताओं को चढ़ाए जाते हैं। यानी मन्नत या किसी की कोई इच्छा पूरी हो जाए तब ये स्थानीय देवताओं पर चढ़ाए जाते हैं, या फिर अनुष्ठान और त्योहारों के दौरान ये उपयोग किए जाते हैं। मृड मूर्तियों को स्थायित्व के लिए, यानी कि लंबे समय तक ये बनी रहे, इसके लिए इन्हें पकाया जाता है। मृड मूर्तियों को ढाला जाता है, हाथों से बनाया जाता है या फिर कुम्हार के चाक पर भी बनाया जाता है, फिर उन्हें रंगा या फिर सजाया जाता है। जो मिट्टी की जो मूर्तियां हैं वो प्राय देवी या देवताओं की आकृतियां होती हैं, जैसे गणेश, दुर्गा या स्थानीय देवता। इसके अलावा पशु पक्षी, कीड़े आदि की आकृतियां भी यहाँ पे बनाई जाती हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। देखिए इसी वीडियो के साथ आपकी क्लास 12 की जो फाइन आर्ट्स की पुस्तक है ये भी समाप्त हो जाती है। मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सीरीज पसंद आई होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।